Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss the menstrual cycle and proliferative follicular phase. तो बेटा आज के टॉपिक में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, और आपको पता है कि भाई जब एंडोमेट्रियम लेयर जो है ब्रेक डाउन होती है तब बॉडी से ब्लड बाहर आता है और उसी कंडीशन में क्या आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया है बेटा, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो यूट्राइन इवेंट वेयर एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड कम आउट यूजुअली 3 to 5 days नॉट फिक्स्ड। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है, और जब एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होती है तो वहां से 3 से 5 दिन तक ब्लड फ्लो आउट होता है। जरूरी नहीं कि ये 3 से 5 दिन हो, यानी ये ज्यादा भी हो सकता है और भाई थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, यूजुअली 3 to 5 days नॉट फिक्स्ड। अब बात आती है वाई वॉल ब्रेक। अब ये वॉल जो है ये ब्रेक क्यों होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो ब्रेक क्यों होती है? नोट कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल, नो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब देखो बेटा, उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर ना तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो पाता और ना ही क्या होता है एस्ट्रोजन। P and E maintain the endometrium. If they are absent, wall will break. अगर बेटा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, दोबारा से जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या है, ब्रेक हो जाएगी। भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अगर दोनों बॉडी के अंदर होते हैं, मेल या फीमेल हार्मोन अगर दोनों बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो क्या वॉल ब्रेक नहीं होगी। वॉल ब्रेक नहीं होगी तो क्या इसका मतलब वो क्या प्रेगनेंसी है उसके अंदर, फीमेल के अंदर। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों एब्सेंट है तो फिर दोबारा से वही लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्रेक होगी वो, यानी दो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है चलती रहेगी। आई बात समझ में? अब बात आती है प्रोलिफरेटिव एंड फोलिकुलर फेज। तो जो ये प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, यानी ये यूट्रस के अंदर होती है, और फोलिकुलर फेज क्या है, ओवरी के अंदर। आपको पता है ओवरी के अंदर फोलिकल्स बनते हैं, ग्राफियन फोलिकल्स के बारे में आपने पढ़ा था। ओवरी के अंदर भाई ओवा बनता है ग्राफियन फोलिकल्स के अंदर, फिर ग्राफियन फोलिकल्स रप्चर्ड हो जाता है तो वो ओवा बाहर निकलता है, पढ़ा था ना बेटा। और यूट्रस के अंदर क्या था, ये प्रोलिफरेटिव फेज है। तो इसने क्या बताया, ये कब होती है, प्रोलिफरेटिव फेज कब होती है, 6 to 13 days नॉट फिक्स्ड। ये 6 से जो 13 दिन होते हैं उसके अंदर होती है बेटा ये प्रोलिफरेटिव फेज। नो P and E मींस नो नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, P और E का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, P का मतलब है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और E का मतलब क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन। आपको पता है ना कि भाई फीमेल के अंदर और मेल के अंदर भाई दो हार्मोन बनते हैं। भाई मेल के अंदर क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल के अंदर क्या एस्ट्रोजन हार्मोन है ना। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं है तो कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगी। फीडबैक टू FSH एंड LH, वहां पे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं बनेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो साइकिल दोबारा से चलेगी, यानी एंडोमेट्रियम दोबारा से ब्रेक होगी, फिर वही प्रोसेस जो है चलता रहेगा। अगर इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाता है तो वो क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है ब्रेक होना बंद हो जाएगी, यानी उसके उसके यूट्रस के अंदर क्या है, एक वोम बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसके अंदर प्रेगनेंसी आ जाएगी। समझे ना बात? अब बात आती है FSH एंड LH स्लोली द FSH फॉलिकल्स फॉलिकुलर ग्रो। जो FSH ग्रो करेगा और फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन मेक एंडोमेट्रियम। जो फॉलिकल है वो क्या सिक्रेट करेगा, फॉलिकल क्या करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर को बनाएगा। क्या करवाएगा बेटा, एंडोमेट्रियम लेयर बनेगी। फिर क्या होगा, ओवुलेटरी फेज आएगी। अब क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ओवुलेटरी फेज आएगी। ओवुलेटरी फेज कब आएगी, मैंने बताया था, अगर किसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का पीरियड अगर 28 डेज का है तो 14वें दिन क्या है, उसकी ओवुलेटरी फेज आएगी। बेटा आराम से बैठ जाओ। फिर क्या है, फिर क्या होगा बेटा, 14 डे उसकी ओवुलेटरी फेज होगी।
फिर इसने क्या बताया, ओवुलेशन अकर सेकंड oocyte रिलीज। अब यहाँ पे क्या है, ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte बनेंगे वो रिलीज होंगे। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसके अंदर हाईएस्ट एस्ट्रोजन लेवल होगा, और एस्ट्रोजन जब पीक पे होगा तो क्या होगा, तो एस्ट्रोजन पीक LH एंड FSH, LH एंड FSH सर्च। अगर एस्ट्रोजन उसके अंदर पीक पॉइंट पे है तो उसके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर हार्मोन बनेंगे। फिर क्या होगा बेटा, रप्चर्ड ग्राफिकल फॉलिकल। अब ग्राफिकल फॉलिकल दोबारा से फटेगा। अब भाई कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसके अंदर फिर दोबारा से ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ओवा बनेंगे, फिर वो ओवा क्या है, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ओवुलेटरी फेज होगी, यानी वो फर्टिलाइजेशन के लिए उस टाइम पे कैपेबल होगी फीमेल। ठीक है, अब बात आती है सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। तो ये सेक्रेटरी फेज क्या है, तो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स रप्चर्ड, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है रप्चर्ड हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। अब जो बॉडी के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको मेंटेन कौन रखता है, ताकि एंडोमेट्रियम ब्रेक ना हो, तो उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, मेंटेन रखते हैं एंडोमेट्रियम लेयर को। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी है। ठीक है बेटा, अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों फीमेल की बॉडी के अंदर है, मेल और फीमेल हार्मोन मान लो दोनों बॉडी के अंदर है, तो इसका मतलब उसके अंदर बेबी बनने लग रहा है, वो प्रेगनेंसी है। अब ये एंडोमेट्रियम टूटेगी तभी तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। अगर उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर है तो उसके अंदर एंडोमेट्रियम टूटनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब वो फीमेल अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है बेटा, फिर इसने क्या बताया, मेक एंडोमेट्रियम ग्लैंडुला सेक्रेटरी टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है ये चीज। ठीक है बेटा, अब बात आती है, अब इसने क्या बताया, LH मेक मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या है, वो मेंटेन करता कॉर्पस ल्यूटियम को। बट कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, CL का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो CL वर्ड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन हैं बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है तो ना तो वहां पे FSH बनेगा, ना LH बनेगा, और ना फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे। ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा तो उसे फिर दोबारा से इसको ओवा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो LH, नो कॉर्पस ल्यूटियम, और एंडोमेट्रियम ब्रेक, न्यू साइकिल स्टार्ट। फिर दोबारा से एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी और नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज लाइक फिक्स्ड ल्यूटरल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम का जो एक टाइम होता है वो 14 डेज क्या का होता है, फिक्स होता है। 14वें दिन क्या है, रप्चर्ड हो जाता है मोस्टली फीमेल के अंदर। ठीक है, डे ऑफ ओव्यूलेशन नो डेज, नंबर ऑफ डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो उसका जो ओवुलेशन फेज होगा वो 14वां दिन होगा। अगर किसी भी फीमेल की मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 30 दिन के बाद आती है तो उसका जो ओवुलेशन फेज होगा वो 16वां दिन होगा। अगर किसी का मतलब वही जो पीरियड है वो 32 डेज का है तो उसका जो ओवुलेटरी फेज होगी, ओवुलेशन डे होगा, वो 18वां दिन होगा। समझे आप बात? तो भाई ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। 28 दिन का पीरियड है तो 14वें दिन उसकी ओवुलेटरी फेज है, 30 डेज का है तो 16वें दिन उसकी जो है ओवुलेटरी फेज है, वहां से ओवा रिलीज होगा, और 32 डेज का है तो 18वां दिन है। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कि भाई एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोम्स क्या होता है? आपको पता है कि आपने सपम का डायग्राम जो है पढ़ा था। सपम के डायग्राम में आपने क्या देखा था बेटा कि भाई ये सपम है, ये सपम का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से सपम का डायग्राम होता है। अब सपम के ऊपर क्या है, एक मतलब ये वाला जो हिस्सा है उसको एक्रोसोम बोलते हैं, और इसको पता है इसी की हेल्प से जो है ये फीमेल ओवम के अंदर जो है एंटर करता है यहां से। समझे ना बात? अब ये फीमेल ओवम के अंदर यहां से एंटर करता है, तो इसने क्या बताया, सपम लाइसिन्स द हाइलुरोनिडेज पेनिट्रेट ब्रेक हाइड्यूरोनिक एसिड। अब क्या होता है, जो सपम है, मान लो ये सपम है, इसकी ये क्या बेटा, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये ओवम है, पूरा का पूरा क्या है, ओवम, यानी ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है सपम। अब क्या होगा,
कि आपको पता है जब भी मेल से स्पर्म रिलीज होते हैं तो 1 लाख स्पर्म ही इस ओवम के अंदर एंटर करता है, वहां से फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार पॉपुलेशन में मेल से रिलीज होते हैं। अब ये जब स्पर्म यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये हाइल्यूरोनिक एसिड, इसके अंदर एक हाइल्यूरोनिक एसिड की एक लेयर होती है, वो एसिड क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा यहाँ से, मतलब ओवम में उसको क्या है, प्रवेश करना है, उसको एंट्री लेनी है, तो ये क्या करेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड इस लेयर को ब्रेक करेगा। फिर बाद में क्या होगा, ये क्या है, स्पर्म लाइसेंस ब्रेक द कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब यहाँ पे कुछ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं, देखो ये एंजाइम्स होते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इनकी हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पे ये पेनिट्रेट करेगा, मतलब इसके अंदर जा रहा है स्पर्म। फिर क्या होगा, जोनालाइसिस। अब जोनालाइसिस क्या है, इसको ब्रेक कर देगा ओवम की लेयर को। यहाँ पे एक सीमेंटिंग टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है, मतलब स्पर्म को घुसने के लिए उसको ब्रेक डाउन तोड़ना, यानी सबसे पहले ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। भाई ओवम के ऊपर भी तो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, और उसको कौन ब्रेक डाउन करेगा, जो इसके अंदर जो है एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, उस एसिड की हेल्प से ये ओवम जो है ब्रेक होगा, फिर उसके अंदर एंट्री हो पाएगी। अब स्पर्म की एंट्री इसके अंदर हो गई, अब स्पर्म की एंट्री होगी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको एक बार ये याद रखना, ये पेरीविलेटाइन स्पेस है बिटवीन द जोना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना के बीच में क्या, ओवम के बीच में एक प्रीविलेटाइन स्पेस है बेटा। ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पे ये जो ओवम के अंदर कौन से ग्रेन्यूल है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और ये इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। अब बात आती है कोरोना रेडिएटा इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स। जो कोरोना रेडिएटा है वो क्या है, क्या करता है, ये अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल की अरेंजमेंट करता है। और हाइल्यूरोनिक एसिड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, कहां पे है ग्रेनुलोसा सेल्स, एक मिनट रुको, ये देखो ये जो सेल्स है ना, इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर क्या है, एक हाइल्यूरोनिक एसिड है जो कि इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब बात आता है व्हाई नॉट पॉलीस्पर्मी। अब भाई पॉलीस्पर्मी टेक प्लेस क्यों नहीं करती। अब अगर कोई भी ओवम है, मोस्टली मेल के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पॉलीस्पर्मी टेक प्लेस क्यों नहीं करती। पॉलीस्पर्मी का मतलब है अगर एक से ज्यादा स्पर्म ओवम गैमेट के अंदर एंटर कर जाएं तो उस कंडीशन को पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। बहुत सारे स्पर्म अगर एंटर कर जाएं तो यहाँ पे एक ही स्पर्म एंटर हो पाएगा। कई कंडीशन में क्या होते हैं, किसी को ट्विंस पैदा हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे, वहां पे 2 स्पर्म जो है वहां पे ज्यादातर फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है बेटा, है ना। ज्यादातर जो ये कंडीशन होती है, ये होती है जैसे भाई कुत्ते, बिल्ली या सुअरों के अंदर ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, उनको 8-8, 10-10 बच्चे जो है एक बार में पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने की बात ये है, ओनली वन टाइम में जो है कई स्पर्म एंटर क्यों नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाते, इसकी कंडीशन में एक ही करेगा। तो ओनली ए सिंगल स्पर्म कैन पेनिट्रेट ए सिंगल ओवम, ओनली एक सिंगल स्पर्म पेनिट्रेट करेगा बेटा सिंगल ओवम के अंदर। एंड पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, यहाँ पे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड रहेगी, यानी पॉलीस्पर्मी नहीं होती, रुकेगी। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये एक अलग की बात नहीं है, मतलब इसमें लिख रखा है ना अतिरिक्त ज्ञान। अतिरिक्त ज्ञान का मतलब है ये चीजें जो है मतलब ये एक सिलेबस से बाहर वाली बात पूछते हैं थोड़ी सी, कि भाई ये भी बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई एक ही स्पर्म जो है एंट्री करता है, इसीलिए क्या है ह्यूमन के अंदर भाई एक बेबी को जन्म देते हैं वो। कई बार 2 स्पर्म अगर एंटर कर जाए और दोनों का फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में ट्विंस पैदा हो जाते हैं। समझे ना बात आप। अब बात है ये फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में टेम्पोररी मेथड स्पर्म कॉन्टैक्ट oocyte मेम्ब्रेन स्टिमुलेशन। अब जो ये स्पर्म है ये oocyte मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा है, oocyte मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा स्पर्म, आ गया ना स्पर्म इस oocyte मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। oocyte एट रेस्ट 70 MV, ये मिली वोल्ट बोलते हैं इसको, MV को। फिर क्या बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द स्पर्म एन पॉजिटिव वोल्टेज चैनल ओपन। यहाँ पे जो इसके अंदर जो पॉजिटिव जो यानी ओम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये क्या है, ये इस चैनल से कनेक्ट हो जाता है। मान लो स्पर्म क्या है, स्पर्म के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके अंदर क्या मान लिया हमने, ओम के अंदर पॉजिटिव चार्ज मान लिया।
ठीक है ना। फिर यहां से सपम क्या करेगा, इसके अंदर एंट्री ले लेगा बेटा, एज सपम कॉन्टेक्ट ऊ साइट इट्स मेम्ब्रेन गेट डिपोलराइज। जैसे ही सपम इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ओम के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी और 30 MV एक्साइटेड देयर आर रेयर चांसेस दैट एनी अदर सपम कैन रिकॉग्नाइज डिपोलराइजेशन। अब एक सपम इसके कॉन्टेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे चांसेस हो जाएंगे कि कोई दूसरा सपम एंट्री ना हो, क्योंकि ये जो दूसरी सेल्स हैं वो क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी, दूसरे सपम को वो नहीं आने देंगी, वो भी रोकती है। भाई एक सपम एंट्री कर गया तो अब जो है आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ सपम आते हैं मेल से, तो लेकिन ओनली वन सपम इसको फर्टिलाइज ही करता है। तो पहले ये देखते हैं कि भाई इसने बताया ना, एज सपम कॉन्टेक्ट ऊ साइट इट्स मेम्ब्रेन गेट्स डिपोलराइज। अगर जैसे ही ऊ साइट के कॉन्टेक्ट में आया तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाएगी एंड देयर आर रेयर चांसेस दैट एनी स्पर्म कैन बी रिकॉग्नाइज डिपोलराइजेशन। और बहुत ही रेयर चांस होते हैं कोई भी दूसरा स्पर्म को फिर ये रिकॉग्नाइज करें। समझी ना बात। अब क्या है, स्लो ब्लॉक के अंदर क्या होता है, परमानेंट मेथड है ये। cortical granule reactions as Na positive enter fast block the signal SER to release Ca2 positive। अब ये सिग्नल कहां पे जाएगा, SER की तरफ जाएगा। SER क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गनली होती है जिसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एक तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड और फैट बनाते हैं, पढ़ी होंगी आपने, पढ़े होंगे। तो Ca2 positive signal cortical granule for exocytosis release the cortical enzyme and substance into prevent line space, enzyme break all the remaining ZP3 and entire content cortical fills pre-volatile so no other sperm penetrate। अब इसके अंदर ऐसी डिपोलराइजेशन बन जाती है कि एक बार इस स्पर्म ने एक ने एंट्री ले ली तो दूसरा स्पर्म इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब चौथी बात ये क्या बता रहा है भाई आपको, एज द स्पर्म कॉन्ट्रैक्ट oocyte plasma membrane the second oocyte first complete its metaphase second and a large haploid ovum a small and second polar is formed haploid। अब जैसे ही सपम इसके सपम क्या हो जाएगा, एज द सपम कॉन्टैक्ट oocyte, जैसे ही सपम oocyte के कॉन्टैक्ट में आया, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड oocyte फर्स्ट कंप्लीट इट्स मेटाफेज सेकंड। जो सेकेंडरी oocyte है वो अपनी सेकेंडरी मेटाफेज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये लार्ज हैप्लॉइड ओवम एंड स्मॉल सेकंड पोलर इज फॉर्म। जो लार्ज हैप्लॉइड ओवम और स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा बेटा, अब जैसे ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवम। अब ओवम के अंदर क्या, किसने क्या बना लिया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया, और ये क्या है, सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड oocyte अरेस्टेड मेटाफेज 2 एंड 2। जो सेकंड oocyte है वो मेटाफेज 2 के अंदर चला जाएगा। नाउ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ सपम फ्यूज विद न्यूक्लियस ओवम। जो हैप्लॉइड जो सपम आया था ना वो ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना लेगा, 2n स्ट्रक्चर बना देगा, यानी जाइगोट बना देगा। यानी मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट से मीट हुआ, 2n स्ट्रक्चर बनाया, और 2n स्ट्रक्चर बोले तो वो जाइगोट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, अब देखो जाइगोट बन गया। अब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि होने वाली प्रोजेनी मेल है या फीमेल है। अब भाई जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसको बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसने सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर क्या बातें बताई है बेटा, इसने सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर बताया है कि भाई 2 टाइप के हार्मोन है। आपको पता है कि एक के अंदर तो इसने क्या दिखा रखा है, एक्स हार्मोन, और एक के अंदर यानी एक्स और वाई हार्मोन दिखा रखे हैं। अब इसने क्या बताया, अब ये एक्स और वाई हार्मोन यहाँ पे दिखा रखे हैं। एक्स हार्मोन ये है, यानी ये वाला एक्स और वाई हार्मोन वाला मेल है, और एक्स वाली क्या है बेटा, फीमेल है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, जब एक्स हार्मोन से मीट हुआ, यानी जब एक्स हार्मोन ये एक्स हार्मोन से मीट हुआ तो क्या हुआ, एक्स हार्मोन बन गए, यानी जो प्रोजेनी होगी वो चाइल्ड क्या होगा, फीमेल होगा। क्या होगा बेटा, फीमेल। अब इसने ये जो साइन दिखा रखा है ना यहाँ पे ऐसे, ये किसका साइन है, फीमेल का। अगर ऐसा साइन अगर आपको दिखाई दे तो ये क्या है बेटा, मेल। ये तो क्या है, मेल का साइन है, और ये क्या है, फीमेल।
अगर एक्स हार्मोन से मीट हुआ तो ये क्या आ गया है, चाइल्ड फीमेल। अगर एक्स हार्मोन वाई से मीट हुआ तो ये चाइल्ड बना मेल। तो ये साइन जो है आप याद रखोगे ना बेटा। आई बात समझ में, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है भाई, सीधी सी बात है। फीमेल के अंदर एक्स एक्स हार्मोन है और मेल के अंदर एक्स और वाई हार्मोन है। अब अगर एक्स हार्मोन के साथ मीट हो गया यानी डबल एक्स, तो क्या बना, क्या बना, फीमेल। क्या बनी ये, फीमेल। अगर एक्स हार्मोन वाई हार्मोन के साथ मीट हुआ तो क्या बना, मेल। ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। गोट इट, क्लियर है भाई ये बातें। आप देखो, तो इट इज द स्पर्म दैट डिसाइड द जेंडर। अच्छा, कई बार ये बोल देते हैं कि भाई ये पता नहीं हमारे घर में तो ऐसी बहू आ गई, इसको तो लड़के ही लड़कियां पैदा होती हैं। तो लड़का पैदा करने वाला हार्मोन जो है वो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, ना कि फीमेल के अंदर। जो वाई हार्मोन होता है वो लड़के के अंदर होता है। अगर किसी भी फीमेल को लड़कियां लड़कियां पैदा हो रही हैं तो वो फीमेल के अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो मेल के अंदर ही कमी होती है। क्योंकि जो लड़का पैदा करने वाला हार्मोन है वाई हार्मोन, वो मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स हार्मोन है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भाई इसको लड़कियां ही पैदा हो रही है तो ये इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो जो लड़का होने वाला जो फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के अंदर डिपेंड होता है। समझे ना बात। अब बात आती है क्लीवेज। क्लीवेज होता क्या है, तो जाइगोट फॉर्म्ड इन एम्पुला, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट जाइगोट एज इट ट्रेवल्स थ्रू द isthmus। अब देखो, जो जाइगोट फॉर्म्ड होता है वो एम्पुला के अंदर होता है। आपको पता है, देखो मैंने बताया था आपको, एम्पुला क्या होता है। एम्पुला क्या है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक ब्रोडर एक वो होता है। आप देखो, ये क्या थी, ये फेलोपियन ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब थी ना ये, है ना। और इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे फिमरी प्रेजेंट थी, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे जो एक ये जो चौड़ी सी जगह है, ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है, ये एम्पुला है। इसके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल मीट यहाँ पे मीट हो जाते हैं। फिर यहाँ से जाइगोट फिर क्या होता है, ट्रेवल्स थ्रू द isthmus, isthmus के द्वारा ट्रेवल करके फिर बाद में यूट्रस के अंदर आता है ना बेटा। तो इसने क्या बताया, ट्रेवल थ्रू द isthmus, क्लीवेज दीज आर जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन। जो क्लीवेज है एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, बट रैपिड G and G2 phase are absent after every cleavage. Division of the daughter cells formed are the blastomers. आपको पता है पहले क्या है, वन सेल स्ट्रक्चर था, वन सेल से टू सेल स्ट्रक्चर बन गया, टू से फोर सेल स्ट्रक्चर, फोर से एट सेल स्ट्रक्चर बना, 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर बन गया, यानी वो ब्लास्टुला बन गया। फिर ब्लास्टुला से 32 सेल्स बन गई, मोरुला बन गया। फिर वो बाद में ही तो, यानी एक एक सेल, पहले तो क्या है, दो सेल ही थी, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों आपस में मीट करके उन्होंने क्या बना, पहले ब्लास्टुला बना, फिर मोरुला बना, फिर दोबारा फिर वही, तो फिर बाद में बेबी बनना स्टार्ट होता है, जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब भी बच्चा यूट्रस के अंदर आ जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, यूट्रस से चिपक जाता है। फिर वो अपना जो है ना माँ की, यानी वो अपनी सूंडी से, नाभि से ही अपना फूड वगैरह लेना स्टार्ट कर देता है ना बेटा। तो इसने क्या बताया, बट रैपिड G2 phase absent after every cleavage division, the daughter cell formed are called blastomer। अब डॉटर सेल फॉर्म्ड हो जाएंगी, उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब पहले क्या है, जोना पेलुडिसा है, फिर क्या है, जाइगोट बन गया, एक सिंगल सेल क्या हुई, जाइगोट। जाइगोट क्या होती है, अब देखो, अब यहाँ पे मेल गैमेट आया था, स्पर्म आया था, यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल से मीट हुआ तो दोनों सेल मिलके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। फिर क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ। अब ये जो ब्लास्टोमर है, फिर क्या हुआ, दो सेल स्टेज में आ गए। फिर दोबारा से क्या हुआ, सेकंड क्लीवेज हुआ। सेकंड क्लीवेज के अंदर ये क्या हुआ, दो सेल से कितनी सेल बन गई बेटा, 4 सेल बन गई, 4 सेल स्टेज बन गई। ये थर्ड क्लीवेज है। फिर क्या हुआ, थर्ड क्लीवेज में क्या हुआ, मतलब 8 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बन गया, यानी अर्ली मोरुला बन गया। 8 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला। अब ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया, यानी मोरुला बन गया। फिर क्या हुआ, 8 सेल से क्या बना, ओवम के अंदर, ध्यान दो एक बार, यहाँ पे स्पर्म आया था, इसने फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बना। जाइगोट से पहले एक सेल बनी, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 बनी, 4 से 8 बन गई। 8 सेल स्टेज को मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
और फिर 8 सेल से कितनी सेल्स बन गई, 16 सेल बन गई। ये कौन, इस कंडीशन को हम बोलेंगे लेट मोरूला। ठीक है ना बेटा, 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको मोरूला बोलते हैं, विच इज सोलिड मलबरी लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सोलिड मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है द सेल जोना पेलुडिसा। अब मोरूला सेल स्टेज में 16 सेल आ गई थी। फिर क्या हुआ, देखो ये वो जो सेल है वो आ गई यहाँ पे। फिर क्या हुआ, ये जो ओवम है, इनर सेल मास आईसीएम एम्ब्रियोब्लास्ट द ट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर। फिर यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है बेटा, और जो इनर लेयर क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ब्लास्टोसील बन गया, यानी एक जो कैविटी बन गई इसकी, ये कैविटी क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी है। तो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्ट्रक्चर। अब देखो 16 जब सेल बनी तो वहां पे बन गया मोरूला। अब 16 सेल के बाद कौन कितनी सेल बन गई, 32 सेल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्लास्टुला, यानी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बेटा, सेल ऑफ द रबर trophoblast cell in contact with ICM. The ICM embryoblast form the entire embryo and has totipotent stem cell has the potential to form every organ. फिर क्या हुआ, बच्चे के अंदर जब 32 सेल स्ट्रक्चर ये जब बना तो उसके बाद क्या है, बच्चे के सभी ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जब 3 महीने का बेबी होता है तो तब उसके अंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि भाई अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है या उस कंडीशन में करवाना है कि भाई लड़का है या लड़की है, तो वो 3 महीने के बाद ही होता है, क्योंकि 3 महीने के बाद जब बच्चे के ऑर्गन बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, तब तक तो ये क्या है, सेल स्टेज में ही रहता है। ये आई बात समझ में। तो अब बात आती है बेटा ट्रोफोब्लास्ट। तो क्या है ये, secret enzyme that help to come out the zona pellucida necessary for implantation. This layer attached with endometrium. फिर ये लेयर एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है, फॉर्म्स फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। क्या बनाएगी ये, फिर प्लेसेंटा बनाएगी बेटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा बनेगा तो क्या होगा, सीक्रेट एससीजी ह्यूमन chronic gonadotropin, note pregnancy corpus luteum maintained progesterone and estrogen maintain endometrium. अब जब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी चली हुई है, क्यों चली हुई है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो जो है अभी उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब देखो एक बार ये पूरा कर ही लेते हैं, लग जाएंगे 2-4 मिनट और, इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। तो यहां से क्या थी, ये फेलोपियन ट्यूब थी, ये ओवरी थी, इसके अंदर oocyte बना था। अब ये फिमरी ने ओवा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यहां से क्या हुआ, मेल सपम आ गया। मेल सपम ने क्या किया, यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट 2 सेल स्टेज में आ गया ना, 2 सेल से 4 सेल स्टेज बन गई। फिर 8 सेल स्टेज बन गई। 8 सेल स्टेज कौन सी है, मोरूला बन गया। मोरूला था या क्या, मोरूला नहीं था, मतलब 8 सेल स्ट्रक्चर बना है। फिर 8 से जो 16 सेल बनी थी ये मोरूला बन गया। मोरूला से क्या बना, ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला से क्या हुआ बेटा, फिर इम्प्लांटेशन हो गया, यानी फिर यूट्रस के अंदर वो जाके इम्प्लांट हो गया। ये तो फिर कल ही करवाऊंगा अभी, फिर बाद में क्या होता है। ठीक है ना, यहां तक की बातें आपको समझ में आई है ना बेटा। फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है ना, कैसे पूरा का पूरा बेबी बनता है, कौन कौन से स्टेज से ये होके आता है, ये क्या। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, तो कल यहां से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। ओके।